हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। रुद्रा इंस्टीट्यूट ने राज्य के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की जो विशद वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की, उस कड़ी में छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि आगामी छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 उप संचालक कृषि, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा मुख्य परीक्षा, आगामी प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम की अनेक परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी उपयोगी होगा। रुद्रा इंस्टीट्यूट ने इस वीडियो में अनेक प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तकों को आधार बनाकर 1854 से 1885 के मध्य हमारे राज्य के भूभाग में जो घटनाएं हुई उनको आपके समक्ष रखा है। तो हमने इस वीडियो का नाम छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1885 रखा है। आइए हम देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं, अर्थात ब्रिटिश संरक्षण काल। निम्न बिंदु आगे के वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को नियमित रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी समस्याओं सुझावों को, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का आधुनिक शासन प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854-1885। हमारा यह भूभाग नागपुर के भोसले अर्थात मराठों के अधीन प्रशासित था। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय का देहांत हो गया। इनका कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अतः अंग्रेजों ने हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेज, जो लॉर्ड डलहौजी की कुख्यात नीति थी, के तहत नागपुर के भोसले राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छत्तीसगढ़ सूबा क्षेत्र जो स्वतः ही ब्रिटिश राज्य के अधीन हो गया। यहाँ के मराठा जिलेदार गोपाल राव ने 1 फरवरी 1855 को यहाँ का शासन ब्रिटिश प्रतिनिधि को सौंप दिया। अंग्रेजों ने नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ जिले के प्रशासन हेतु डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट की नियुक्ति की। उसकी सहायता के लिए सहायक कमिश्नर के रूप में रायपुर क्षेत्र के लिए मुहिबुल हसन तथा बिलासपुर क्षेत्र के लिए गोपाल राव को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन ने छत्तीसगढ़ सूबे को अब एक जिले का दर्जा दिया तथा जिले के प्रमुख के रूप में डिप्टी कमिश्नर का पद बनाया, जो कि नागपुर संभाग के कमिश्नर मेंसिल के अधीन रहा। हम इस खंड को निम्न बिंदुओं पे आपके समक्ष अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। प्रत्यक्ष शासन में प्रशासनिक व्यवस्था, तहसीलदारी प्रणाली, त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट और उनके काल की घटनाएं, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में हुए विभिन्न विद्रोह, वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोना खान का विद्रोह, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह के नेतृत्व में रायपुर का सैन्य विद्रोह, उदयपुर के राजकुमारों का विद्रोह और 1854 से 1885 के मध्य विविध तथ्य और घटनाक्रम। साथियों, हम वीडियो में बढ़ने से पहले उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था को एक चार्ट के माध्यम के आपके समक्ष रख रहे हैं। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन अर्थात छत्तीसगढ़ सूबे में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ और उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह है छत्तीसगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, अर्थात अब सूबा नहीं है। छत्तीसगढ़ नागपुर संभाग के तहत
एक जिला घोषित किया गया और इस जिले का जिला मुख्यालय रायपुर को बनाया गया। जिला के प्रमुख को उस समय डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था और डिप्टी कमिश्नर के पद पे मिस्टर इलियट की नियुक्ति की गई। उनकी सहायता के लिए 2 स्थानीय लोगों को, जिनमें रायपुर क्षेत्र के लिए मुहिबुल हसन एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किए गए, जबकि बिलासपुर क्षेत्र के लिए गोपाल राव, जो पूर्व में हमने जिलेदार के रूप में सुना था, उन्हें अतिरिक्त एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ जिले को प्रारंभ में 3 तहसीलों 1855 में रायपुर, रतनपुर और धमतरी में विभाजित किया गया। कालांतर में 1857 में ये 3 तहसीलें 5 तहसीलों में विभाजित हुई। रायपुर, नवागढ़, दुर्ग, धमतरी और रतनपुर। दोस्तों, एक रोचक तथ्य ये है कि इन 5 तहसीलों में से दुर्ग की बजाय प्रारंभ में धमधा को बनाया गया था, किंतु संपर्क मार्ग में दुर्ग होने की वजह से धमधा की जगह दुर्ग को तहसील घोषित किया गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो 2 नवंबर 1861 को तत्कालीन शासन ने मध्य प्रांत का गठन किया। मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर को बनाया गया और मध्य प्रांत के तहत 1862 में छत्तीसगढ़ को अब जिले की जगह संभाग बनाया गया और छत्तीसगढ़ संभाग में 3 जिले प्रस्तावित किए गए, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। तो दोस्तों, ये चार्ट आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी प्रणाली। डिप्टी कमिश्नर इलियट ने नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ जिले को तहसीलों में विभाजित किया तथा तहसीलों के संचालन के लिए तहसीलदार का पद बनाया। इसमें स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाता था। तहसील के अंतर्गत परगने को रखा गया और इसके प्रशासन के लिए परगना के तत्कालीन प्रमुख, जो मराठा काल से पद चल रहा था, कमिश्नर को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, परोक्ष ब्रिटिश शासन में इलियट का एक महत्वपूर्ण कार्य था परगने प्रमुख के पद कमिश्नर को समाप्त करना और उसकी जगह एक नया पद बनाया गया, नायब तहसीलदार। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ प्रशासन या शासन की जानकारी रखते हैं तो वर्तमान में भी यही व्यवस्था है। राज्य को संभागों में बांटा जाता है, संभाग को जिले में बांटा जाता है, जिले के उप जिले में बांटा जाता है और उप जिले के तहत तहसील और उप तहसीलें होती हैं। अर्थात इस तरह की प्रणाली का सूत्रपात हमारे राज्य में 1855 में डिप्टी कमिश्नर इलियट के समय हुआ था। तहसीलदारी प्रणाली आपको समझ आ रही होगी। चार्ल्स इलियट की तहसीलदारी व्यवस्था के मूल तत्व क्या थे? राजस्व प्रशासन का आधुनिकीकरण, परंपरागत, अनुवांशिक, व्यक्ति की इच्छा पर आधारित प्रशासनिक इकाइयों को समाप्त करके वैधानिक और कुछ प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाई गई इकाइयों और कार्यप्रणाली का विकास हुआ। इसे ही छत्तीसगढ़ में आधुनिकीकरण कह सकते हैं। परंपरागत अनुवांशिक प्रशासन को तार्किक रूप से पुनर्गठित किया गया। संभाग, जिला, तहसील, उप तहसील, ग्राम जैसी प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद बनाए गए। परगनों को नए सिरे में पुनर्गठित किया गया तथा राजस्व वसूली के लिए त्रिवर्षीय राजस्व व्यवस्था की स्थापना की गई। दोस्तों, मराठा काल में गढ़, परगना, बरहा, ग्राम जैसे स्वरूप थे और उन्हें परिवर्तित करके अभी ऊपर हमने जो बताया, ये नई प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई और यहीं से हमारे यहाँ आधुनिक राजस्व प्रशासन का सूत्रपात माना जाता है, जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था का आधार रहा है। त्रिवर्षीय राजस्व प्रणाली 1855 से 59 और 1859 से 61। तो दोस्तों, 3 वर्षीय राजस्व प्रणाली के 2 चरण हुए। प्रथम चरण 1855 से 59 के दौरान और द्वितीय चरण 1859 से 61 के दौरान। इलियट ने डिप्टी कमिश्नर का पद ग्रहण करते ही प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किए, किंतु इस समय निरंतर अस्थिरता और विद्रोह की वजह से भू अधिकार संबंधित कार्य नहीं किए जा सके। इसलिए राजस्व प्रणाली में अंतरिम व्यवस्था के तौर पे त्रिवर्षीय 2 कार्य योजनाएं या एक्शन प्लान तैयार किए गए, जिनके मूल तत्व और विशेषताएं इस प्रकार हैं। भू राजस्व का निर्धारण भूमि की माप पर न होकर हल या नागर की संख्या पर निर्धारित किया गया।
यह एक तार्किक व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन आज भी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के ग्राम्य क्षेत्र में बोलचाल में तोर घर में कितने नागर चलत है, नागर मतलब कितनी जोत हैं। तो उस समय त्रिवर्षीय व्यवस्था में पैमाइश को न मानकर नागर या हल जोत पे संख्या निर्धारित की गई। भूमि संबंधित यह व्यवस्था अस्थायी और संक्रमणकालीन थी। राजस्व वसूली के लिए जमींदारों और मालगुजारों को मध्यस्थ बनाया गया। राजस्व में उपकर भी लगाए गए जिसकी मद से सड़क, संचार और कानून व्यवस्था के मद की व्यवस्था की गई। उस समय भूमि 3 भागों में वर्गीकृत की जाती थी। खालसा अर्थात परोक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन, जमींदारी अर्थात जमींदारों के तहत, ताहूददारी अर्थात ठेके में दी गई भूमि। इलियट के समय बस्तर में सुप्रसिद्ध लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवाराव के नेतृत्व में हुआ था, जिसे बस्तर के मुक्ति संग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। विद्रोह के कारण लिंगागिरी तालुकों में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध ध्रुवाराव का विद्रोह, परिणाम ध्रुवाराव को फांसी दी गई और इसका तालुका भोपालपट्टनम में जिला दिया गया। दोस्तों, इलियट के समय जो लिंगागिरी विद्रोह हुआ, इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में जनजाति विद्रोह के अंतर्गत काफ़ी गहनता से प्रस्तुत किया है और आप उसे देख सकते हैं। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में हुए प्रमुख विद्रोह, सोना खान का विद्रोह। सोना खान जमींदारी बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक में स्थित है। इस जमींदारी की स्थापना 14वीं शताब्दी में बाहरेंद्र साय नामक रतनपुर के कलचुरी शासक के समय उसके योग्य योद्धा विषय ठाकुर नामक बिंजवार योद्धा ने की थी। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश अधीक्षक एगेनू का यहाँ शासन था, तो इस सोना खान जमींदारी के शासक राम राय थे, जिन्होंने 1818-19 में इस क्षेत्र में विद्रोह किया था और उनका दमन कैप्टन मैक्सवेल ने किया था। वीर नारायण सिंह का विद्रोह 1857 में नारायण सिंह यहाँ का जमींदार था, जिस समय इलियट डिप्टी कमिश्नर रायपुर के थे। उस समय इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरस रहे थे, किंतु सूदखोर और काला बाजार जनता का शोषण कर रहे थे। दोस्तों, सूदखोर किन्हें कहते हैं? जो ऊंची ब्याज के लालच में लोगों को कर्जा देते हैं और उनका शोषण करते हैं, मनी लेंडर। और काला बाजारी मतलब अधिक लाभ के लिए खाद्यान्न का संग्रह करना और उसे ऊंचे कीमतों पर बेचना। तब यहाँ के जमींदार वीर नारायण सिंह ने अपने साथियों के साथ करौन गांव के सूदखोर व्यापारी माखन साव के गोडाउन को लूट लिया और अनाज की बोरियां गरीब आम जनता को बांट दिया। कैप्टन जब यह खबर रायपुर में डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को प्राप्त हुई, तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज ने वीर नारायण सिंह को बंदी बना लिया। किंतु इसी दौरान जब वह बंदी अवस्था में रायपुर जेल में था, सैन्य विद्रोह हुआ और हनुमान सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने जेल को तोड़कर इनको स्वतंत्र कर दिया। नारायण सिंह बंदीगृह से निकलकर सोना खान पहुंच गए और आदिवासियों को पुनः संगठित किया। अंततः वीर नारायण सिंह के विद्रोह का दमन करने के लिए इलियट ने लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट नेपियर के नेतृत्व में एक फौज सोना खान भेजी। उस समय ब्रिटिश फौज का साथ भटगांव, बिलाईगढ़ और देवरी के जमींदारों ने दिया और नारायण सिंह के विद्रोह को दबा दिया गया। उसे बंदी बना के रायपुर लाया गया। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में तोप के मुंह में बांधकर इस महान शहीद को हत्या कर दी गई। आइए दोस्तों, एक अगला खंड है जो इलियट के समय हुआ, रायपुर का सैन्य विद्रोह। रायपुर स्थित 3rd कैवेलरी रेजिमेंट, 3री घुड़सवार रेजिमेंट के सिपाही हनुमान सिंह के नेतृत्व में 19 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या के साथ यह विद्रोह का शुरुआत हुई। इस विद्रोह में हनुमान सिंह लापता हो गए। 17 सिपाहियों को फांसी की सजा दी गई। विद्रोह को दमाने में लेफ्टिनेंट रियोट और लेफ्टिनेंट स्मिथ के साथ देशद्रोही अंग्रेज भक्त तत्कालीन मोहिन हुसैन, अली खान, हुसैन खान आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया। अर्थात हनुमान सिंह लापता हो गए, उनका पता नहीं चला। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, हनुमान सिंह। रायपुर सैन्य विद्रोह का नायक कौन था? हनुमान सिंह। उन्होंने किसकी हत्या की? मेजर सिडवेल। इस पर प्रश्न आते हैं, अतः इसे आप जरूर ध्यान देंगे। आइए दोस्तों, उदयपुर के राजकुमारों का विद्रोह। उदयपुर सरगुजा जिले के दक्षिण पश्चिम में
एक छोटी सी जमींदारी थी। ब्रिटिश शासन में यहाँ के जमींदार कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह थे। इन्हें मानव हत्या का फर्जी आरोप लगाकर रांची जेल में बंद कर दिया गया। तब रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1857 के विद्रोह के समय ये जेल से छूट गए और अपनी रियासत में वापस आए और संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किंतु रायगढ़ के देशद्रोही जमींदार देवनाथ सिंह की मदद से अंग्रेजों ने इनके विद्रोह का दमन कर दिया। 1854, 1885 विविध तथ्य और घटनाक्रम। न्याय व्यवस्था 1854 से 61 के मध्य इस क्षेत्र में शासन व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आधुनिक वैधानिक प्रणाली का विकास किया गया। इसके तहत नवीन न्यायिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इसका आधार अंग्रेजों ने उस समय पंजाब स्टेट सिविल कोड को बनाया। संसाधनों की कमी की वजह से जिला और अधीनस्थ अधिकारियों को ही न्याय का दायित्व सौंपा गया तथा दीवानी और फौजदारी के लिए पृथक न्यायालय बनाए गए। जादू टोना हमारे राज्य के ग्राम अंचल का एक कुरीति है और जो एक सामाजिक विकृति है। इसको नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन शासन ने प्रयास किया। यह क्षेत्र ग्रामीण, पिछड़ा और जनजाति बहुल होने की वजह से कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का शिकार हुआ और इसके नियंत्रण के लिए शासन ने जो व्यवस्था की अर्थात जादू टोना नियंत्रण के लिए कानून बनाए गए। पुलिस और कानून व्यवस्था। सितंबर 1856 में इस क्षेत्र में नवीन पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक का पद बनाया गया तथा 1858 में इस भूभाग में पुलिस मैनुअल लागू किया गया। जेल व्यवस्था 1854 से 61 इसके तहत रायपुर में एक मकान को जेल घोषित किया गया जहां 200 कैदियों को रखने की व्यवस्था की गई। इसके लिए जेल दरोगा, नायब दरोगा, जमादार, सिपाही, डॉक्टर, कंपाउंडर आदि के पद बनाए गए। डाक और संचार व्यवस्था। रायपुर में एक नया पोस्ट ऑफिस खोला गया जहां हरकारे और घोड़ों की व्यवस्था की गई। इस क्षेत्र के प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल 1857 में लेफ्टिनेंट स्मिथ को नियुक्त किया गया। यातायात और परिवहन व्यवस्था। शासन ने इस क्षेत्र में सड़कों को जोड़ने के लिए नए मार्गों का निर्माण करवाया, जिसमें नागपुर से रायपुर, रायपुर से संबलपुर, जिसे हम ग्रेट ईस्टर्न रोड के नाम से भी जानते हैं, ये 1862 में बनी। और इस रोड की विशेषता आप सब जानते हैं कि इस समय नेशनल हाईवे 6 या 53 के नाम से जाना जाता है। रायपुर से चांदा के लिए सड़कें बनवाई गई। दोस्तों, हमने परोक्ष या प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत शासन के विभिन्न गजेटियर और प्रमाणिक साक्ष्यों का प्रयोग करके आपके समक्ष विविध तथ्य रखे हैं और हमें आपसे यह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा तथा आपके विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या हमें उत्कृष्ट बनाने के लिए नकारात्मक भी हो, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और इस कड़ी में हमारा अगला वीडियो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पार्ट 3, छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1919 आपके समक्ष रखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।